क्या भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या वो सुपरस्टार जो कल तक बीजेपी के लिए भोजपुरी वोटरों को साधने का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था, उसे अब पार्टी ने धीरे धीरे साइडलाइन करना शुरू कर दिया है? और सबसे बड़ा सस्पेंस, आखिर क्यों पिछले कुछ महीनों में बिहार और देश की राजनीति में इतनी बड़ी बड़ी हलचलें हुई, लेकिन पवन सिंह हर बड़े प्रेम से गायब दिखे? क्या काराकाट की वो पुरानी बगावत बीजेपी भूली नहीं है, या फिर पवन सिंह के साथ जुड़े नए विवादों ने दिल्ली से लेकर पटना तक के आलाकमान को सोचने पर मजबूर कर दिया है? आज हम इसी राजनीतिक सस्पेंस के एक एक परत खोलेंगे। हमारे शो टू द पॉइंट में आज बात होगी पवन सिंह और बीजेपी की बढ़ती इस कड़वाहट की इनसाइड स्टोरी पर, जिसे समझना बिहार के आगे की राजनीति के लिए बेहद जरूरी है। आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड, मैं हूँ आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। चलिए इस पूरे खेल का गहरा एनालिसिस करते हैं। तो बात शुरू होती है साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद से, जहां एनडीए ने मिलकर एक बड़ी जीत हासिल की थी। इस बम्पर जीत के बाद पवन सिंह के फैंस और उनके करीबियों को पूरा भरोसा था कि पार्टी इस बार पावर स्टार को खाली हाथ नहीं छोड़ेगी और उन्हें राज्यसभा भेजकर कोई बड़ा इनाम जरूर देगी। अपनी इसी उम्मीद के साथ पवन सिंह ने लॉबिंग भी तेज कर दी थी। उन्होंने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े बड़े नेताओं से मुलाकातें भी की। लेकिन मार्च 2026 में जब बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की, तो पवन सिंह के समर्थकों को सबसे बड़ा झटका लगा। उस लिस्ट में पवन सिंह का नाम दूर दूर तक नहीं था। उनकी जगह पार्टी ने नितिन नवीन और शिवेश राम को दिल्ली भेजने का फैसला किया था। अगर इसे गहराई से समझें तो यहाँ बीजेपी ने एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग कार्ड खेला था। नितिन नवीन और पवन सिंह दोनों एक ही सवर्ण समाज से आते हैं और पार्टी को सवर्ण चेहरे के साथ साथ दलित प्रतिनिधित्व को भी बैलेंस करना था। यही वजह थी कि समीकरणों की इस गणित में पवन सिंह का पत्ता साफ हो गया और यही से दूरियों की पहली स्क्रिप्ट लिखी गई। अब यहाँ हमारे शो टू द पॉइंट में ये समझना बेहद जरूरी है कि राज्यसभा की रेस से बाहर होने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक क्या खिचड़ी पकी। अंदर खाने से मिल रही पुख्ता जानकारी के मुताबिक लिस्ट में नाम न होने के बाद पवन सिंह के दिल्ली वाले गुट ने केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क साधने की पूरी कोशिश की थी। उनके समर्थकों का तर्क था कि भोजपुरी बेल्ट में उनकी लोकप्रियता पार्टी को आने वाले चुनाव में बम्पर फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन बीजेपी के थिंक टैंक ने साफ कर दिया कि राज्यसभा जैसी गंभीर संस्था में भेजने के लिए पार्टी इस बार सिर्फ और सिर्फ सांगठनिक चेहरे और बेदाग छवि वाले नेताओं को ही प्राथमिकता देगी। नितिन नवीन को दोबारा मौका मिलना और शिवेश राम को आगे बढ़ाना इसी रणनीति का हिस्सा था, जिसने पवन सिंह के पूरे सियासी अरमानों पर पानी फेर दिया। रिश्तों में आई इस खटास का दूसरा और सबसे साफ संकेत मिला अप्रैल मई 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान। पश्चिम बंगाल में जहां भोजपुरी भाषी वोटरों की एक बहुत बड़ी तादाद है, वहां बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी भोजपुरी फौज उतार दी थी। चाहे वो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, दिनेश लाल यादव हो या मैथिली ठाकुर हो, जैसे दिग्गज कलाकार दिन रात बंगाल की सड़कों पर बीजेपी के लिए पसीना बहा रहे थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि स्टार प्रचारकों की इस लंबी चौड़ी लिस्ट में से पवन सिंह को पूरी तरह से बाहर रखा गया। अब इसके पीछे की वजह कोई राजनीतिक सुस्ती नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा पुराना विवाद था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह के कुछ पुराने गानों को लेकर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पार्टी ने एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। टीएमसी का सीधा आरोप था कि पवन सिंह के गाने बंगाली महिलाओं की छवि को ठेस पहुंचाते हैं और इस मुद्दे को लेकर बंगाल की सड़कों पर खूब विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर वो 2026 के बंगाल चुनाव में पवन सिंह को सामने लाते तो ममता बनर्जी की पार्टी महिला वोटरों के बीच इसे एक बड़ा मुद्दा बना देगी। इसी चुनावी रिस्क से बचने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह से किनारा करना ही बेहतर समझा। कहानी में सस्पेंस तब और गहरा गया जब इसी महीने की शुरुआत में बिहार की सियासत ने एक नया मोड़ लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद 9 मई को सम्राट चौधरी ने बिहार के नए बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पटना के ऐतिहासिक राजभवन में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री और कई नामी हस्तियां जुटी थी। मनोज तिवारी जैसे कलाकार तो बीजेपी के हर छोटे बड़े आयोजन में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। लेकिन इस पूरे शपथ ग्रहण और नई सरकार के जश्न से पवन सिंह ने पूरी तरह दूरी बनाकर रखी। ये नजारा नवंबर 2025 के बिल्कुल उलट था। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह ने एनडीए के मंचों पर जमकर हुंकार भरी थी। मोदी नीतीश के गठबंधन को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल चुनावी गाना भी गाया था, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।
लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही पवन सिंह की ये खामोशी राजनीतिक पंडितों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। राजनीति के इस खेल को अगर हम टू द पॉइंट समझे तो ये सिर्फ पवन सिंह और बीजेपी की दूरी का मामला नहीं, बल्कि ये बीजेपी के भीतर चल रही भोजपुरी कूटनीति का भी एक बड़ा हिस्सा है। एक तरफ जहां दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ पार्टी के हर छोटे बड़े फैसले में आलकमान के साथ मंच साझा करते हैं, वहीं पवन सिंह इस तरह अलग थलग पड़ जाना ये दिखाता है कि बीजेपी के भीतर भी भोजपुरी लॉबी बटी हुई है। मनोज तिवारी को हमेशा से एक बेहद अनुशासित और संकट मोचक नेता के रूप में देखा जाता है, जो संगठन के फैसलों के आगे कभी बगावत नहीं करते। इसके उलट पवन सिंह का मिजाज थोड़ा विद्रोही रहा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पार्टी के भीतर मौजूद अन्य भोजपुरी दिग्गजों ने भी केंद्रीय नेतृत्व को ये फीडबैक दिया था कि पवन सिंह को ज्यादा तवज्जो देने से पार्टी के कैडर वोटर्स में गलत संदेश जा सकता है। पवन सिंह की इस नाराजगी का चौथा बड़ा सबूत मिलता है उनके खुद के सोशल मीडिया हैंडल से। हम सब जानते हैं पवन सिंह की सोशल मीडिया पर कितनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है और वो देश दुनिया के हर बड़े मुद्दे पर अक्सर अपनी राय रखते हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी की इस नई सरकार को लेकर पवन सिंह का रवैया बेहद ठंडा रहा। बीते 15 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था, तब पवन सिंह ने एक औपचारिक पोस्ट डालकर उन्हें बधाई जरूर दी थी। लेकिन उसके बाद जब 9 मई को सम्राट चौधरी ने बाकायदा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो पवन सिंह की तरफ से सार्वजनिक तौर पर कोई बधाई संदेश या कोई जश्न वाली पोस्ट सामने नहीं आई। अपनी इस लो प्रोफाइल एक्टिविटी से पवन सिंह ने साफ इशारा दे दिया कि उनकी और पार्टी के बीच की खाई अब काफी गहरी हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी पवन सिंह से इतनी दूरी क्यों बना रही है? इसका जवाब छुपा है पवन सिंह के साथ लगातार जुड़ते जा रहे व्यक्तिगत विवादों में। बीजेपी जानती है कि भोजपुरी वोटरों और राजपूत समाज के बीच पवन सिंह का क्रेज कमाल का है, इसलिए वो उन्हें पूरी तरह खोना भी नहीं चाहती। लेकिन उनकी सार्वजनिक छवि से जुड़े विवाद पार्टी के साख पर भारी पड़ रहे हैं। हाल ही में पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे तलाक के मामले को लगातार खबरों में बने हुए हैं। अंदर खाने से खबर आ रही है कि ये पूरा मामला गुजारा भत्ता यानी एलिमनी की भारी भरकम रकम पर अटका हुआ है, जहां ज्योति सिंह की तरफ से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए और एक आलीशान घर की मांग की जा रही है। ये पारिवारिक कलह अक्सर सोशल मीडिया पर बयानों और पोस्ट के जरिए पब्लिक के बीच आती है। इसके अलावा इसी साल की शुरुआत में लखनऊ में एक स्टेज शो के दौरान हरियाणा की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस अंजलि राघव ने पवन सिंह पर मंच पर अनुचित व्यवहार करने के बेहद गंभीर आरोप भी लगाए थे। ये मामला इतना बढ़ गया था कि हरियाणा महिला आयोग ने पवन सिंह को बाकायदा नोटिस तक जारी कर दिया था, जिससे बाद में जैसे तैसे सुलझाया गया। बीजेपी का नेतृत्व ऐसी किसी भी छवि से बचना चाहता है जो महिला मतदाताओं के बीच गलत संदेश भेजे। यहाँ पर एक और कड़वा विश्लेषण टू द पॉइंट करना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका महिला वोट बैंक माना जाता है। केंद्र सरकार की लाडली बहना या उज्ज्वला जैसी योजनाओं से लेकर बिहार में शराबबंदी के समर्थन तक महिलाओं ने हमेशा बढ़ चढ़कर पीएम मोदी और एनडीए के पक्ष में मतदान किया। ऐसे में पवन सिंह के साथ जुड़े ज्योति सिंह के तलाक का विवाद और अंजलि राघव वाले मामले में महिला आयोग का नोटिस आना बीजेपी के महिला मोर्चा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार जानते हैं कि अगर वे पवन सिंह को अपना मुख्य चेहरा बनाकर पेश करते हैं तो विपक्षी दल खासकर आरजेडी और कांग्रेस महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाकर बीजेपी को बैक फुट पर धकेल देगी। यही वजह है कि पार्टी उनकी लोकप्रियता का फायदा तो चाहती है, लेकिन उनके साथ मंच साझा करने से कतरा रही है। लेकिन इन तमाम व्यक्तिगत विवादों से अलग इस रिश्ते में दरार की सबसे बड़ी और असली जड़ जुड़ी है साल 2024 के लोकसभा चुनाव से। आपको याद होगा बीजेपी ने 2024 में पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन गानों की विवाद और भारी विरोध के चलते पवन सिंह का वो टिकट वापस हो गया। इसके बाद पवन सिंह बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन जब बीजेपी ने उन्हें बिहार से टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बगावत का रास्ता चुन लिया। पवन सिंह ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनाव के नतीजों में भले ही पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे हों, लेकिन उनकी इस बगावत ने एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के वोट बैंक में ऐसी सेंध लगाई कि कुशवाहा चुनाव हार गए। पार्टी के खिलाफ इस खुली बगावत की कीमत पवन सिंह को चुकानी पड़ी और 22 मई 2024 को बीजेपी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था।
हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 30 सितंबर 2025 को उनकी घर वापसी जरूर करा ली गई, लेकिन राजनीति का ये कड़वा सच है कि बगावत के दाग इतनी आसानी से नहीं धुलते। आज की तारीख में बीजेपी नेतृत्व उनके साथ कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दुखती रग को अगर टू द पॉइंट खंगाला जाए तो वो है काराकाट लोकसभा चुनाव का जख्म। राजनीति में समझौते हो जाते हैं, लेकिन भीतरघात को कभी भुलाया नहीं जाता। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से एनडीए के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा को जो हार झेलनी पड़ी थी, उसका मलाल आज भी गठबंधन के शीर्ष नेताओं के मन में है। भले ही सितंबर 2025 में नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर उन्हें पार्टी में वापस शामिल कर लिया, लेकिन गठबंधन के भीतर आज भी उनके प्रति एक अविश्वास की भावना बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता आज भी अंदरूनी बैठकों में पवन सिंह के घर वापसी पर अपनी नाराजगी जताते रहे हैं। बीजेपी अपने सहयोगियों को ये संदेश देना चाहती है कि बगावत करने वालों को पार्टी में आते ही बड़े पदों से नवाज दिया जाएगा। इसलिए पवन सिंह को इस समय एक कड़े कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि पूर्वांचल और बिहार की राजनीति में जो तस्वीरें सामने से दिखती हैं, उनके पीछे की असली कहानी कुछ और ही होती है। पवन सिंह भले ही बीजेपी में लौट आए हो, लेकिन पार्टी के इस बदले हुए ठंडे रवैये से साफ है कि उन्हें वो पुराना रसूख और तवज्जो फिलहाल नहीं मिलने वाली। अब देखना ये होगा क्या पवन सिंह इस खामोशी को तोड़कर एक बार फिर कोई नया राजनीतिक दांव खेलेंगे, या फिर बीजेपी के भीतर ही अपनी जगह दोबारा बनाने के लिए किसी नए मौके का इंतजार करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का पवन सिंह से ये दूरी बनाना सही फैसला है? क्या काराकाट की बगावत का खामियाजा पवन सिंह को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की राजनीति और आपके पसंदीदा सितारों के हर एक इनसाइड खेल के गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड के साथ लगातार जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए राजनीतिक और टू द पॉइंट लेकर। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।